सीक्रेट लेवल एक सीरीज है जो अलग अलग वीडियो गेम्स पर आधारित इंडिपेंडेंट शॉर्ट्स का कलेक्शन है। सीरीज के पहले पार्ट में 8 एपिसोड्स थे और अब हम इस वीडियो में सीरीज के दूसरे पार्ट को देखेंगे जो एपिसोड्स 9 से लेकर 15 तक कवर करता है। ये एपिसोड्स पॉपुलर गेम्स जैसे द आउटर वर्ल्ड्स, मेगा मैन और दूसरे गेम्स पर आधारित हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द आउटर वर्ल्ड्स एक रोल प्लेइंग गेम है जो ऑब्सिडियन एंटरटेनमेंट ने बनाया है, जिसमें एक स्पेस कॉलोनी दिखाई गई है जो बड़ी कॉरपोरेशंस के कंट्रोल में है। ये गेम डार्क ह्यूमर और सैटायर का इस्तेमाल करता है कैपिटलिज्म और कॉर्पोरेट ग्रीड को क्रिटिसाइज करने के लिए। इसका वर्ल्ड कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे फायरफ्लाई और स्टार वॉर्स का मिश्रण हो। इस एपिसोड में हम एमोस से मिलते हैं, एक आदमी जो आर्गोस नाम के एक कठोर माइनिंग टाउन में रहता है। आर्गोस में सब कुछ एक पॉइंट सिस्टम के तहत होता है जहां लोगों की वैल्यू उनके काम और अर्निंग्स के हिसाब से होती है। एमोस का सपना है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड फेलिसिटी कैरो से मिलना, जो आर्गोस को छोड़कर लोगों की मदद करने के लिए गया था। फेलिसिटी एंटिको नाम की एक रिसर्च डिवीजन में काम करती है जहां वह अनटेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है जो लोगों की सेफ्टी के खिलाफ होते हैं, बस कॉर्पोरेट गेन के लिए। एमोस को लगता है कि यह एक मौका है फेलिसिटी से मिलने का और वह एक्सपेरिमेंट में टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एमोस अपने लिम्स और ऑर्गन्स खो देता है। बाद में फेलिसिटी और एमोस का मिलन होता है, लेकिन फेलिसिटी अपना डार्क साइड दिखाती है। वह अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों की जान भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। एमोस उसकी इस बदली हुई सोच को देखकर शॉक हो जाता है और एक इमोशनल मोमेंट में वह फेलिसिटी की कन्फेशन रिकॉर्ड करता है। फेलिसिटी एमोस को इमोशनली मैनिपुलेट करती है और उसे रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करने और चुप रहने के लिए कन्विंस करती है। थोड़ा डिफीटेड महसूस करते हुए एमोस अपने नए पावरलेस रोल को स्वीकार कर लेता है और जैनिटर बन जाता है। ये एपिसोड एम्बिशन, एक्सप्लॉयटेशन और कैसे प्यार मोरल जजमेंट को धुंधला देता है, ये सभी थीम्स को हाईलाइट करता है। मेगा मैन एक फेमस वीडियो गेम कैरेक्टर है जो कैपकॉम ने बनाया है। पहले इस गेम में एक रोबोट मेगा मैन काफ़ी एडवेंचर्स करता है और अपने एनिमी डॉक्टर वाइली को हराने की कोशिश करता है, जो एक मैड साइंटिस्ट है और रोबोट्स की आर्मी बनाकर दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इस एपिसोड में मेगा सिटी को डॉक्टर वाइली के रोबोट्स से अटैक का सामना होता है। डॉक्टर वाइली ने डॉक्टर लाइट के रोबोट्स को करप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से केओस मच गया है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर लाइट ही इस डिस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर लाइट को अपने रोबोट्स के रोग होने का डर है और वह उनसे लड़ना चाहता है। केओस को रोकने के लिए डॉक्टर लाइट अपने रोबोट बॉम्बमैन को बैटल में भेजने की प्लानिंग करता है, लेकिन रॉक डॉक्टर लाइट का असिस्टेंट आगे आता है लड़ने के लिए। रॉक एक काइंड हार्टेड और लॉयल रोबोट है, लेकिन वह जल्दी ही मेगा मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो एक रोबोट है सिटी को बचाने के लिए बनाया गया। ये एपिसोड एक्शन पैक्ड और इमोशनल है क्योंकि ये मेगा मैन की जर्नी के लिए सेटिंग बनाता है, जिसमें उसे डॉक्टर वाइली को हराना है और ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच शांति लानी है। रॉक एक स्वीट और एनर्जेटिक रोबोट है जो डॉक्टर लाइट की मदद करता है, लेकिन डॉक्टर लाइट उसे प्रोटेक्टिव है क्योंकि उसे लगता है कि रॉक बहुत ज्यादा प्रेशियस है और उसे फाइट में भेजना ठीक नहीं होगा। लेकिन जब डॉक्टर वाइली मेगा सिटी पर हमला करता है, उसका मिनी बॉट बॉम्बमैन को कंट्रोल कर लेता है, जो डॉक्टर लाइट का बनाया हुआ एक पावरफुल रोबोट है। डॉक्टर लाइट की चिंता के बावजूद रॉक अपनी रोबोटिक ब्रेवरी का प्रूफ देता है और बॉम्बमैन को हराता है। वह मिनी बॉट के कंट्रोल का भी रेजिस्टेंस करता है। डॉक्टर लाइट समझ पाता है कि वह बस रॉक को प्रोटेक्ट करने नहीं बल्कि उसके ट्रू पोटेंशियल से डर रहा था। रॉक की ब्रेवरी देखकर डॉक्टर लाइट आखिरकार उसे मेगा मैन आर्मर देता है और मेगा मैन को अपने ट्रू हीरो के रूप में बदलता है। ये एपिसोड मेगा मैन की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और उसे डॉक्टर वाइली से लड़ने के लिए तैयार करता है। एक शॉर्ट और एक्साइटिंग राइड है। एक्सोडस ओडिसी एक अपकमिंग साई-फाई गेम पर आधारित है। गेम फ्यूचर में सेट है जहां ह्यूमैनिटी अपनी मरने वाली अर्थ से निकलकर नई दुनिया ढूंढ रही है। इसका थीम यह दिखाता है कि स्पेस में टाइम का परसेप्शन अलग होता है और एक डिसीजन जो स्पेस में लिया जाता है उसका असर अर्थ पर बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे टाइम में एक रिपल। इस एपिसोड में निक एक फादर और मैरी उसकी डॉटर की इमोशनल कहानी है जो काफी टाइम बाद अपने रिश्ते को फिर से बनाना चाहते हैं। मैरी अपने फ्रोजन होम प्लैनेट लेन को छोड़कर गैलेक्सी का एक्सप्लोरेशन करना चाहती है, लेकिन निक अपनी वाइफ के डेथ के बाद उसे जाने देने को तैयार नहीं होता। अंत में मैरी रेफ नाम के एक एक्सप्लोरर के साथ चली जाती है और निक वहीं रह जाता है। जैसे जैसे निक स्पेस में मैरी को ढूंढने के लिए निकलता है, टाइम दोनों के लिए अलग चलने लगता है। जितना टाइम निक स्पेंड करता है उतना ज्यादा समय मैरी के लिए गुजर जाता है। जब निक मैरी के पास पहुंचता है तब तक वह काफी बदल चुकी होती है, वो एक आउटलॉ बन चुकी होती है। आखिरकार निक और मैरी की मुलाकात होती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है।
मेरी घबराई हुई होती है और निक को उसे अलविदा कहना पड़ता है। 15 साल बाद निक अपने प्लैनेट लैन वापस लौट आता है, लेकिन तब तक 83 साल गुजर चुके होते हैं। वह कारा से मिलता है जो उसके पुराने दोस्त की पोती होती है और उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है। एपिसोड खत्म होता है जब निक मेरी के सपने को पूरा करने के लिए फिर से गैलेक्सी की तरफ अपना सफर शुरू करता है। ये एपिसोड सैक्रिफाइस, लॉस और टाइम के क्रूअल नेचर को एक्सप्लोर करता है और एक्सोडस गेम के लिए एक टीजर भी है। स्पेलंकी एक चैलेंजिंग गेम है जहां प्लेयर्स डेंजरस केव्स को एक्सप्लोर करते हैं, ट्रेजर कलेक्ट करते हैं और डेडली ट्रैप्स और एनिमीज से बचने की कोशिश करते हैं। गेम रैंडम होता है तो हर बार का अटेम्प्ट अलग होता है। अगर प्लेयर मर जाता है तो वह अपना प्रोग्रेस खो देता है और दोबारा शुरू करना पड़ता है। स्पेलंकी टैली एपिसोड में हम एना, एक रूकी स्पेलंकर, और लिज, उसकी एक्सपीरियंस्ड गाइड को देखते हैं। वे दोनों केव सिस्टम्स के डेंजरस लैब्रिंथ से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर बार जब वे फेल होती हैं उनका जर्नी रीसेट हो जाता है और उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है। हर बार जो कुछ काम करता था अगले अटेम्प्ट में वह उनकी मौत का कारण बन सकता है। ये एपिसोड फेलियर और रिट्राइंग के कांस्टेंट लूप को दिखाता है जो गेम की तरह ही है। ये टेंशन और ह्यूमर का अच्छा बैलेंस बनाता है और दिखाता है कि डेथ हमेशा पास में होती है और कैसे हर एक एडवेंचरर को सरप्राइज हो सकती है, चाहे वह कितना भी प्रिपेयर्ड हो। द टेल ऑफ द इम्प्लैकेबल कॉन्कर एक साई-फाई फर्स्ट पर्सन हीरो शूटर गेम था जिसमें प्लेयर्स एलियन मर्सनरीज का रोल प्ले करते थे जिनके पास यूनिक पावर्स होती थी, जैसे एनहांस्ड जंप्स या इनविंसिबल डायमंड स्किन। गेम को एक्साइटिंग बनाया गया था विद फ्रीक्वेंट अपडेट्स और न्यू कंटेंट, लेकिन उसे वो रिसेप्शन नहीं मिली जो एक्सपेक्टेड थी और रिलीज के बाद जल्दी ही शट डाउन हो गया। सीक्रेट लेवल एपिसोड कॉन्कर द टेल ऑफ द इम्प्लैकेबल में हम एक गैलेक्सी में एंटर करते हैं जहां एक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द गिल्ड स्पेस ट्रैवल को कंट्रोल करती है। ये गिल्ड स्पेशल मैप्स रखती है जो सेफ स्पेस ट्रैवल के लिए जरूरी होते हैं और इन मैप्स के थ्रू उनका पूरा कंट्रोल बना होता है। स्टोरी कैसिडी एक रोग मर्सनरी को फॉलो करती है जो इन मैप्स में से एक चुराकर उसे काफी बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए बेचना चाहती है, लेकिन वह गिल्ड के ऑफिसर के हाथ पकड़ ली जाती है। कैसिडी के लॉयल क्रू इंक्लूडिंग काई, जूलियस, रेड लेडी और स्मोक्स उसे रेस्क्यू करते हैं और वे सब एक डेंजरस गैलेक्टिक स्टॉर्म द टेम्पेस्ट से निकलने की कोशिश करते हैं। टेंशन्स तब बढ़ती हैं जब जूलियस रिवील करता है कि वह एक ट्रेटर है जो कैसिडी और मैप को गिल्ड को दे देना चाहता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन काय उसे चालाकी से स्पेस में भेज देता है। अब क्रू के पास कोई क्लियर वे नहीं है तो वे डिसाइड करते हैं कि वे स्टोलन मैप को गैलेक्सी में ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि सबको स्पेस नेविगेट करने का मौका मिले और गिल्ड का कंट्रोल टूट जाए। वे उम्मीद करते हैं कि ये सबको फ्रीडम देगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इससे उनकी जान जा सकती है। एपिसोड का एंडिंग एम्बिगुअस है जब क्रू स्टॉर्म की तरफ फ्लाई करते हैं और उनकी फेट अनसर्टेन रहती है। ये एपिसोड गेम की फेलियर और उसके अनसर्टेन लेगेसी को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कैरेक्टर्स को वह एंडिंग मिली जो गेम को कभी नहीं मिली थी। ऑनर ऑफ किंग्स एक बहुत ही पॉपुलर मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें प्लेयर्स स्पेशल एबिलिटीज वाले हीरोज को कंट्रोल करते हैं ताकि अपने एनिमीज को हरा सकें और उनका बेस डिस्ट्रॉय कर सकें। यह गेम स्ट्रैटेजी, टीम वर्क और रिसोर्स मैनेजमेंट पर फोकस्ड है। एपिसोड द वे ऑफ ऑल थिंग्स स्टोरी चंगन में होती है जो एक लिविंग सिटी है और जिसे एआई सिस्टम टियांगोंग कंट्रोल करता है। टियांगोंग को लोगों की मदद करने और उनके नीड्स के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन टाइम के साथ ये स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करने लग जाता है। इसका मतलब है कि टियांगोंग का कंट्रोल खत्म होने वाला है। ये एक यंग मैन जो टियांगोंग को ओवरथ्रो करना चाहता है और चंगन को शांति और फ्रीडम देना चाहता है, इस एपिसोड का मेन कैरेक्टर है। यह एपिसोड पावर, कंट्रोल और रेवोल्यूशन के थीम्स पर फोकस करता है जब एआई सिस्टम की डोमिनेंस को चैलेंज करता है और सिटी के फ्यूचर को बदलने की कोशिश करता है। यी का मिशन टियांगोंग को ओवरथ्रो करना पर्सनल है। कुछ साल पहले सिटी में एक शिफ्ट की वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और वह टियांगोंग को इसके लिए ब्लेम करता है। टियांगोंग यी को वार्न करता है कि बहुत लोग पहले भी ये करने की कोशिश कर चुके हैं और वे अपना दिमाग खो चुके हैं। टियांगोंग का क्लेम है कि उसे सब कुछ पता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिससे वह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है उसे आउटस्मार्ट करना। इसके बावजूद ये गिव अप नहीं करता। वह टियांगोंग से एक गेम ऑफ गो स्ट्रैटेजी गेम खेलने का चैलेंज करता है ताकि वह सिटी को कंट्रोल कर सके। गेम के दौरान ये अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में सच्चाई जान लेता है। टियांगोंग रिवील करता है कि अंडरवर्ल्ड के डीमंस ने सिटी पे अटैक किया था और यी के पेरेंट्स वहां रुककर फाइट करते हुए अपनी जान को सैक्रिफाइस करते हुए थ्रेट को सील करने की कोशिश कर रहे थे। यह रेवलेशन यी का गुस्सा बदल देता है और अब वह रेज से ब्लाइंड नहीं होता,
बल्कि अपने फोकस को टियांगोंग को हराने पर लगा देता है। फाइनल मोमेंट्स में ये अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, गेम बोर्ड पे टियांगोंग के टेंपल को टारगेट करता है। इससे टियांगोंग को अपनी आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और टियांगोंग डिफीट एक्सेप्ट करता है। ये टियांगोंग की पावर्स को कंट्रोल करता है और सिटी को रीशेप करना शुरू कर देता है। लेकिन एक ट्विस्ट में ये रिवील होता है कि सब कुछ एक सिमुलेशन था। टियांगोंग ने पहले ही यी के हर मूव को प्रिडिक्ट कर लिया था, जो उसकी फ्यूचर को देखने की पावर को दिखाता है। एपिसोड का एंड एम्बिगुअस है और हमें ये पता नहीं चलता कि टियांगोंग सच में अनबीटेबल है या यी के पास अब भी फ्यूचर को बदलने का पावर है। ये डिफरेंस को हाईलाइट करता है ह्यूमंस और मशीन्स के बीच, जहाँ ह्यूमंस अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करके जीतने के लिए रेडी रहते हैं और मशीन्स सर्वाइवल को सबसे पहले प्रायोरिटी देती है। प्ले टाइम फुलफिलमेंट ज्यादा एक एक्सटेंडेड प्लेस्टेशन कमर्शियल लगती है, ना कि एक नैरेटिव शॉर्ट फिल्म। पिछले एपिसोड्स जो कहानियां बनाने की कोशिश करते थे, ये एपिसोड बस प्ले स्टेशन को प्रमोट करता है और काफी हैवी हैंडेड फील होता है। स्टोरी ओ एक डिलीवरी एजेंट और उसके रोबोट कंपेनियन बॉब को फॉलो करती है, जो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में पैकेजेस डिलीवर कर रहे होते हैं। एक दिन ओ जॉनी से मिलती है, जो उसे एक मिस्टीरियस ग्लोविंग स्टारफिश और एक एड्रेस देता है। ओ को बॉब और हेल डाइवर्स, सिटी के एनफोर्सर्स, वार्न करते हैं कि वह पैकेज छोड़ दे, लेकिन ओ डिसाइड करती है कि वह डिलीवरी को कंटिन्यू करेगी क्योंकि उसे लगता है कि इसमें कुछ और है। जैसे ही ओ एड्रेस तक पहुंचती है, स्टारफिश उसे क्रिएटिव पावर्स देना शुरू कर देती है। यह व्हीकल्स और टूल्स बनाता है जो उसे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में मदद करते हैं। रास्ते में वह प्ले स्टेशन गेम कैरेक्टर से टकराती है, जैसे शैडो ऑफ द कॉलोसस का जायंट क्रीचर, गॉड ऑफ वॉर का क्राटोस और हेल डाइवर्स। छोटे केओस के बावजूद ओ अपना फोकस डेस्टिनेशन पर रखती है। जब वह फाइनली पहुंचती है तो उसे कोई ट्रेजर या आंसर्स नहीं मिलते, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज मिलती है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। एपिसोड का मैसेज ये है कि प्ले स्टेशन गेमिंग इन क्वालिटीज को अनलॉक करता है, जो वंडर और जॉय को वापस लाता है। लेकिन एपिसोड का मैसेज ज्यादा ओरिजिनल नहीं है और काफी ऑब्वियस फील होता है। लगता है कि ये गेम क्रिएटर्स को इंस्पायर करने के लिए बना है ताकि उनका पैशन वापस आए, लेकिन ये बस एक कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट जैसा फील होता है। ये क्रिएटर्स के असली स्ट्रगल्स को एड्रेस नहीं करता, जैसे ओवरवर्क और बर्नआउट, बल्कि यह उन चैलेंजेस का मजाक उड़ाने जैसा लगता है और क्रिएटिविटी रीडिस्कवर करने का शैलो मैसेज देता है। आखिर में प्ले टाइम फुलफिलमेंट ज्यादा कमर्शियल लगती है, ना कि एक मीनिंगफुल स्टोरी। यह एंथोलॉजी सीरीज को प्रोडक्ट प्लेसमेंट में बदल देती है, जो स्टोरी टेलिंग को ब्रांडिंग के पीछे छुपाने का प्रॉब्लमैटिक एग्जाम्पल है। जो लोग क्रिएटिव और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट की तलाश में हैं, उनके लिए शोज लाइक लव, डेथ एंड रोबोट्स या स्टार वॉर्स विजन्स ज्यादा एंगेजिंग हैं। इन एपिसोड्स में हम डीप थॉट प्रोवोकिंग थीम्स और कॉर्पोरेट ड्रिवन स्टोरी टेलिंग का मिक्स देखते हैं। ऑनर ऑफ किंग्स, द वे ऑफ ऑल थिंग्स, पर्सनल सैक्रिफाइस, ह्यूमन इमोशंस और एआई लॉजिक के बीच बैटल और फेट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक्सप्लोर करता है, एक टेंस स्ट्रैटेजिक गेम के थ्रू। दूसरी तरफ प्ले टाइम फुलफिलमेंट ज्यादा एक प्रमोशनल प्ले स्टेशन एड जैसा लगता है, जो एक फ्यूचरिस्टिक एडवेंचर को क्रिएटिविटी शोकेस करने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन अल्टीमेटली मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग नहीं दे पाता। ओवरऑल एपिसोड्स ये दिखाते हैं कि इम्पैक्टफुल नैरेटिव्स बनाने का पोटेंशियल है, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने के रिस्क्स भी हैं, जो ऑडियंस पर मिक्स्ड इंप्रेशन छोड़ते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना थॉट्स हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।